अच्छा, वीक का सम केसेस में ऐसा होता है हमारे पास कि हमें पता है कि हमारे पास पॉजिटिविटी दैट इज रिलेटेड टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटी डी, सॉरी एंटी डी कह रही हूँ, एंटी फिर एंटी कह रही हूँ, एंटीजन जो हमारे पास है डी, जो कि मौजूद है ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज, ठीक है, उसकी बेसिस पे हम लोग उसको पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कह रहे होते हैं। सो एंटीजन जो डी है उसके बेसिस पे हो रहा होता है। लेकिन एंटीजन जो डी है सम टाइम ऐसा होता है इन अ कपल ऑफ पीपल इट हैपेंस के उसका जो कुछ पार्ट है, ठीक है, एंटीजन का वो मिसिंग होता है, उसका कुछ पार्ट है एंटीजन का वो मिसिंग होता है। तो अब उन पर्सन के हिसाब से वो उस एंटीजन को हम लोग क्या कहते हैं, जो जिसमें कुछ पार्ट जो है एंटीजन का वो मिसिंग होता है, उसे हम कहते हैं वीक डी एंटीजन। उसे हम कहते हैं वीक डी एंटीजन। वो इंशाल्लाह आप लोग अपनी नेक्स्ट, जब आप फर्दर प्रोग्रेस कर जाओगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में तब आप उसको इसके बारे में पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा सा आइडियाज टाइम पे दे रही हूँ मैं आपको। उसे हम कहते हैं वीक डी एंटीजन। अब वीक डी एंटीजन में एंटीजन का कुछ पार्ट मिसिंग होता है। अब मेरे पास एंटीजन पूरा कंप्लीट है, लेकिन जो पर्सन दूसरे वाला है, कोई और पर्सन है, उसमें जो एंटीजन का पार्ट है वो क्या है, वो वीक डी पॉजिटिव था, ठीक है, वो वीक डी पॉजिटिव था, उसमें एंटीजन का एक पार्ट मिसिंग था। उस पर्सन का ब्लड जो जब मुझे ट्रांसफ्यूज किया गया उसके आरबीसी मेरी बॉडी के अंदर आए, तो मेरे बॉडी के लिए वो एंटीजन एज अ फॉरेन एंटीजन होगा। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि मेरे पास जो अपना एंटीजन डी है वो मेरे पास पूरा कंप्लीट डी एंटीजन है, मेरे पास पार्शियल डी एंटीजन नहीं है। इज दैट क्लियर? तो जब उसको थोड़ा डिफरेंट एंटीजन मिलेगा, वही वाला ही, तो उस केसेस में भी वो उसको एज अ फॉरेन एंटीजन लेगा और उसके अगेंस्ट भी रिएक्शन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इससे ज्यादा डीप जाने की हमें जरूरत नहीं है। बच्चों ये बात की समझ आई है कि नहीं आई? और इसको जो हमारे पास टेस्ट होते हैं ना, कूम्स टेस्ट, डायरेक्ट कूम्स और इनडायरेक्ट कूम्स, तो फर्स्ट टाइम पे इसको हमारे पास जो इनडायरेक्ट कूम था उसके जरिए से इसको आइडेंटिफाई किया गया था। तो इसका दूसरा नाम इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट भी है। तो उसके जरिए से इसको फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया गया था। तो ये एक एडिशनल चीज थी जो कि मैं आपको बताना चाहती थी। सो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो हमारा आज का लेक्चर किसके रिलेटेड है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से रिलेटेड है। इसके बारे में काफी हद तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मजीद इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, मजीद इसके बारे में जानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप में से कोई एक बच्चा मुझे बताए व्हाट इज एन एंटीजन। हम लोग बारहा इसके बारे में पढ़ चुके हैं, व्हाट इज एन एंटीजन। मैं बोलती हूँ, कौन बताएगा मुझे? मुझे बताएंगी सहरनाज। बच्चे सहरनाज बोले एंटीजन क्या होता है। हाँ जी मैम। मैम एंटीजन जो है वो एक फॉरेन सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी में जो है वो लाइक अगर एंटर हो जाए तो उसके जो अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडीज जो है ना वो जो है प्रिपेयर होती हैं उसको किल करने के, लाइक एक प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर होती है। और इसकी और नेचर ये में हमारे हमेशा इम्यून, प्रोटीन ही होगी। नो मैम हमेशा प्रोटीन होती है लेकिन मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना ये प्रोटीन होती हैं। और ये लाइक हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करती हैं जब भी हमारी बॉडी में एंटर होती हैं। मीन टू से एंटीजन एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि ट्रिगर करेगी हमारे इम्यून सिस्टम को कि वो क्या बनाए, एंटीबॉडी बनाए। तो क्या एंटीबॉडीज। हमेशा ये आमना आसिफ, क्या हमेशा ये एक फॉरेन पार्टिकल ही होगा? क्या हमेशा एंटीजन फॉरेन सब्सटेंसेस ही होंगी? एंटीजन क्या नो हमेशा? मैम। हम्म। नो मैम, एंटीजन ये नहीं बनाएगा मैम। एवीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में एंटीबॉडीज नेचुरली पहले से ही होती हैं बॉडी के ब्लड में। लेकिन जो सिर्फ आरएच सिस्टम होता है उसमें अगर एंटीजन एक्सपोज हो तो ब्लड जो होता है एंटीबॉडीज बनाता है। एबीओ में नहीं बनाता। एबीओ में नेचुरली एंटीबॉडीज होती है, उसमें एंटीजन होने ना होने से नहीं फर्क पड़ता। बच्ची आप क्या बात कर रही हैं?
मैम आपने पूछा ना कि एंटीजन के होने से एंटीबॉडीज बनेंगी, आपने ये नहीं पूछा? आई जस्ट आस्क्ड यू कि मैंने क्वेश्चन तो कुछ और बचा था, मैंने पूछा ये था कि अभी बच्चे ने एक बोला, साहिरनाज ने, कि एंटीजन हमारे पास फॉरेन सब्सटेंसेस होती हैं। आई आस्क के एंटीजन के हमेशा फॉरेन सब्सटेंसेस ही होती हैं, क्या हमारी अपनी बॉडी के एंटीजन्स नहीं हो नहीं सकते? मैम, हम्म। अपनी बॉडी के भी होते हैं, आरबीसी के ऊपर अपनी होती हैं। ऑब्वियसली हमारे पास एंटीजन अपनी बॉडी के भी होते हैं, ठीक है। हमारा इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी के एंटीजन के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज बना सकता है, जो कि हम लोगों ने ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में एक जिक्र किया था। तो एंटीजन हमारी अपनी बॉडी के भी होते हैं, जिन्हें हम ऑटो एंटीजन्स कहते हैं। उसके अगेंस्ट हमारे पास ये होता है कि बॉडी अपनी बॉडी के एंटीजन, सेल्फ एंटीजन्स के अगेंस्ट रिएक्शन ना करे, और जो हमारे पास फॉरेन एंटीजन है बॉडी उनके अगेंस्ट एक्शन करे, ठीक है। ये हमारे पास एक रूल है। उसके बाद व्हाट इज एन एंटीबॉडी? एंटीबॉडी क्या होती है ये मुझे कौन बताएंगे? ये मुझे बताएंगी रुबाब। रुबाब बच्चे, व्हाट इज एन एंटीबॉडी? रुबाब, व्हाट इज एन एंटीबॉडी? समीना बच्चे आप बताएं। हाँ जी अम्मी। सब्सटेंस है जो कि हमारे जिस्म में कोई भी पैथोजन आता है, एंटीजन आता है, तो उसके खिलाफ ये एक्ट करती है। एंटीजन एंटीबॉडीज की नेचर क्या होती है बेसिकली? इम्यूनोग्लोबुलिन्स, वाई और शेप, टी शेप, वो तो ठीक है, नेचर क्या हुई इनकी? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। अब एंटीजन क्या होता है? एंटीजन के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी प्रोटीन्स बना रही होती है उन्हें हम कहते हैं एंटीबॉडीज, जो कि क्या करती है, जिनके पास ये ताकत होती है, जिनके पास ये सलाहियत होती है, एबिलिटी होती है कि दे हैज द एबिलिटी टू बाइंड विद द एंटीजन। और ये स्पेसिफिक होती हैं अपने उसी एंटीजन के साथ बाइंडिंग के हिसाब से, ठीक है। ये अपने उसी एंटीजन के साथ ही बाइंड करती हैं। सो इसे हम एंटीजन एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, कि जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में बाइंड करेंगी, जब वो आपस में उनकी आपस में इंटरेक्शन होगा, तो उसके नतीजे में जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो क्या कुछ होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो उन्हीं को, इन रिएक्शंस को होने के लिए क्या क्या फैक्टर्स जो हैं उनके ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। सबसे पहले तो एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में कितना क्लोज है। एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में जितना ज्यादा क्लोज होंगे उतना ज्यादा रिएक्शन होगा, ठीक है, इनकी क्लोजनेस। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एंटीजन पड़ा हुआ है इन योर, फॉर एग्जाम्पल इन योर हेड एरिया, ठीक है, और उसके अगेंस्ट लेट्स सपोज एंटीबॉडी पड़ी हुई है इन योर स्टमक के पास वाले एरिया के पास, लेट्स सपोज एक बात कर रही हूँ कि इतना इतना दूर है। अब एंटीजन इतना दूर पड़ा हुआ है, एंटीबॉडी इतनी दूर पड़ी हुई है, तो क्या आपस में वो ज्यादा अच्छा रिएक्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द उस कंडीशन जिसमें वो दोनों एक ही साइड पर पड़े हुए हैं और दोनों एक दूसरे को जल्दी से पकड़ के बाइंड कर लेंगे। एंटीबॉडी से वो जल्दी से एंटीजन को बाइंड करेगी और उसके साथ रिएक्ट करेगी, ऐसा है ना। तो जितना ज्यादा ये आपस में क्लोज होंगे उतना ज्यादा रिएक्शन फास्ट होगा। हर इनकी अपनी ऑप्टिमम पीएच होती है जिसपे क्या होता है, ज्यादा फास्ट और अच्छा रिएक्शन होता है, ऑप्टिमम रिएक्शन आता है। अब टेम्परेचर, टेम्परेचर की हम लोगों ने एक दिन बात कही थी कि हमारे पास जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसमें जो रिएक्शन हो रहा होता है वो बेसिकली आईजीएम उसमें इन्वॉल्व होती है। और आईजीएम जो हमने बात की थी उस दिन, वो हमने कहा था कि कोल एग्लूटिनिन है, ठीक है। कोल एग्लूटिनेशन एग्लूटिनिन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 डिग्री सेल्सियस पे बहुत ज्यादा मैक्सिमम क्या करती है, रिएक्शन करती है एज कम्पेयर टू 37। लेकिन इट डजेंट मीन के 37 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्टिव नहीं होती, ये 37 डिग्री सेल्सियस पे भी रिएक्टिव होती है। अब इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि टाइप ऑफ एंटीबॉडी, ये भी हम लोगों ने उस दिन बात कही थी कि हमारे पास जो आईजीएम है दैट इज पेंटावेलेंट। अब एक एंटीबॉडी 10 एंटीजन्स को बाइंड कर रही है तो वो रिएक्शन तो तगड़ा देगी ना, वो रिएक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग देगी
एज कम्पेयर टू द एंटीबॉडी जो कि दो एंटीजन को आपस में बाइंड कर रही है। सो टाइप ऑफ एंटीबॉडी पे भी हमारे पास रिएक्शन को फर्क आ रहा होता है कि वो किस तरह का होगा। एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन, ये दोनों आपस में कितना बाइंड कर सकते हैं, मतलब एक एंटीबॉडी दूसरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर सकती है कि नहीं, इसे हम कहते हैं एफिनिटी। ठीक है, एक एंटीजन के साथ दूसरी एंटीबॉडी जो है, ठीक है, एक एंटीजन उसके साथ जो एंटीबॉडी है वो बाइंड कर सकती है तो कि नहीं, ये अट्रैक्शन जो इनके दरमियान में है कि नहीं, उसे हम कहते हैं एफिनिटी। और एंटीजन एंटीबॉडी आपस में बाइंड कितना स्ट्रोंगली कर रहे हैं, वो कितनी पावर से आपस में बाइंड कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं एविडिटी। उसे हम क्या कहते हैं? एविडिटी। तो ये चीजें हैं, ये फैक्टर्स हैं जो कि इनके रिएक्शंस को अफेक्ट कर रहे होते हैं कि टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, अफिनिटी है उनमें आपस में कि नहीं। जितनी ज्यादा एविडिटी होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा, बिकॉज इनके दरमियान में जो बाइंडिंग है वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, और एज वेल एज द टाइप ऑफ एंटीबॉडी, एज वेल एज द टाइप ऑफ एंटीबॉडी। तो ये हमारे पास फैक्टर्स हैं जो कि इसके ऊपर अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास रिएक्शंस कौन कौन से हैं। तो एंटीजन एंटीबॉडी के जो रिएक्शन है, दे आर एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन, ऑप्सोनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन एंड कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। इनमें से मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि ब्लड बैंकिंग में या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमारे पास हो रहा होता है, उसका नाम क्या है समीना बच्चे? मैम अफिनिटी और एविडिटी दोबारा बता दें प्लीज। अफिनिटी का मतलब ये है कि क्या एंटीजन एंटीबॉडी के साथ अट्रैक्शन की पावर है भी कि नहीं, आपस में जस्ट बाइंड करना, एक दूसरे को बाइंड करने की सलाहियत को हम कह रहे हैं कि अट्रैक्शन, अफिनिटी। हम कहते हैं ना कि इनके आपस में बड़ी ज्यादा अफिनिटी है, यानी कि ये आपस में बहुत ज्यादा अच्छी इनकी अट्रैक्शन है, आपस में अच्छे से बॉन्डिंग है इनकी। लेकिन वो बॉन्डिंग कितनी ज्यादा स्ट्रोंग है, बॉन्डिंग की प्रेजेंट अफिनिटी और बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ, बॉन्डिंग का स्ट्रोंग होना, उसे हम कहते हैं एबिलिटी। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन वो हमारे पास कौन से वाला है? हम लोग काफी दफा इसे पढ़ा है। एग्लूटिनेशन मैम। क्या? एग्लूटिनेशन। ऑब्वियसली दैट्स एग्लूटिनेशन। सो ये सारी रिएक्शंस क्या होते हैं, हम लोग इनके बारे में वन बाय वन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट प्रेसिपिटेशन। अब बच्चे हम लोग अभी तक जो बात कर रहे थे दैट वाज के हमारे पास जो एंटीजन है वो प्रेजेंट है ऑन द सरफेस ऑफ सेल्स, या तो इधर वो प्रेजेंट है ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी या वो प्रेजेंट है ऑन द सरफेस ऑफ एनी काइंड ऑफ सेल। ठीक है, तो वो हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन अगर हमारे पास एंटीजन किसी सरफेस के ऊपर बाइंड नहीं है, इधर वो किसी सेल की सरफेस है या फिर कोई और सरफेस है बॉडी के अंदर, तो वो उसके साथ अगर बाइंड नहीं है, अम्मी उमर का फोन है, तो उस एंटीजन को हम लोग कहते हैं सोलेबल एंटीजन। इधर वो एंटीजन मौजूद है इन सोलेबल फॉर्म, अगर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी आ जाती है उसके पास, तो वो एंटीजन एंटीबॉडी आपस में इंटरेक्ट करेंगे। सो सोलेबल एंटीजन का एंटीबॉडी के साथ बाइंड करना, उसका उसके साथ इंटरेक्शन होना, उसे हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर? यस मैम। और अगर हमारे पास एक एंटीजन मौजूद है ऑन द सरफेस ऑफ अ सेल और एनी अदर सरफेस, ठीक है, महा बच्चे क्या रिपीट करना है? प्रेसिपिटेशन। बच्चे एंटीजन तो बॉडी में कहीं पे भी मौजूद है ना, एंटीजन बॉडी में कहीं पे भी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा बैक्टीरिया बॉडी में आ गया है, कोई ऐसा पैथोजन आ गया है, या उसका कोई सरफेस का, अम्मी आहिस्ता बोल रहे,
अच्छा, मैं बात कर रही थी कि प्रेसिपिटेशन के बारे में बात कर रही थी मैं, कि प्रेसिपिटेशन में हमारे पास ऐसा होता है कि एंटीजन अगर किसी सरफेस के साथ बाइंड नहीं है, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि एंटीजन हमेशा किसी सेल का ही पार्ट हो या किसी सरफेस का ही पार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल एबीओ सिस्टम में हम लोग बात कर रहे हैं तो एंटीजन जो है वो आरबीसी के सरफेस के पार्ट है बेसिकली। लेकिन बॉडी के अंदर ऐसे एंटीजन भी तो आ सकते हैं ना, या हो सकते हैं, जो कि किसी सरफेस के साथ अटैच ना हो। इज दैट क्लियर? तो वो बॉडी के अपने पार्ट भी हो सकते हैं और वो फॉरेन सब्सटेंसेस भी हो सकती हैं। ठीक है, वो फॉरेन सब्सटेंसेस भी हो सकती हैं। लाइक वो कोई बैक्टीरिया हो सकता है, इट कैन बी वायरस और समथिंग एल्स, कोई भी चीज हो सकती है। जरूरी नहीं होता कि वो हमेशा किसी एक सरफेस के साथ अटैच हो। तो ऐसा एंटीजन जो कि उसे हम कहते हैं सोलेबल एंटीजन, जो कि किसी सरफेस के साथ अटैच नहीं होता। तो ऐसे एंटीजन के साथ जब एंटीबॉडी इन्फेक्ट करते हैं, वो रिएक्शन करते हैं, तो उसके नतीजे में जो हमारे पास रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, वो कम्प्लेक्सेस जो बना देता है, ठीक है, वो इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, और वो उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। लेकिन अगर यही एंटीजन बाइंड है विद सरफेस ऑफ सम बैक्टीरिया, या फिर वो किसी बैक्टीरिया के सरफेस का पार्ट है, या फिर वो आरबीसी के सरफेस के ऊपर अटैच हुआ है आके, या फिर वो आरबीसी का ही एंटीजन है, इट कैन बी एनीथिंग जो कि किसी सरफेस के साथ अटैच है, तो उस केसेस में जो हमारे पास रिएक्शन होगा एंटीजन एंटीबॉडी का, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एग्लूटिनेशन। उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम एग्लूटिनेशन कहेंगे। सो एग्लूटिनेशन के बारे में हम लोग काफी पढ़ते आ रहे हैं। एग्लूटिनेशन हमारे पास दो तरह की होती है। वन इज स्लाइड एग्लूटिनेशन, और दूसरी हमारे पास होती है ट्यूब एग्लूटिनेशन। अब स्लाइड में क्या होता है, ट्यूब में क्या होता है? स्लाइड में बेसिकली जस्ट एक स्लाइड लेंगे, उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी को आपस में मिक्स करेंगे। अगर वो एंटीजन उस एंटी बॉडी के अगेंस्ट, वहां वो वाली एंटीबॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट है, तो उसमें क्या होगा? वो आपस में रिएक्शन करेंगे, वो कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, और उस कॉम्प्लेक्सेस के नतीजे में एग्लूटिनेशन हो जाएगी। अगर आप उनको ड्रॉप्स को मिक्स करें इन द ट्यूब, ठीक है, तो ट्यूब्स में भी आपको कॉम्प्लेक्सेस बने हुए नजर आएंगे, जो कि करते कराते उसके पेंदे में बैठ जाते हैं। ठीक है, उसके बॉटम में बैठ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्यूब एग्लूटिनेशन। अगर ये रिएक्शन आप स्लाइड पे करवा रहे हैं तो उसे हम कहते हैं स्लाइड एग्लूटिनेशन। अगर आप एग्लूटिनेशन का रिएक्शन करवा रहे हैं ट्यूब के अंदर, तो उसे हम कहते हैं ट्यूब एग्लूटिनेशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट यस बात मैम। करते हैं न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। सो ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, इसके बारे में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। कि एंटीबॉडी क्या कर रही होती हैं, कि जो टॉक्सिक अफेक्ट्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं या टॉक्सिक अफेक्ट्स होते हैं, उनको क्या कर रहे होते हैं? उनको न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, उनको पकड़ लेते हैं, ये उनको बाइंड, उनके साथ बाइंड करते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, सो दैट वो बॉडी के अंदर डिजीज कोज ना कर सकें। इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इसके अलावा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में हमारे पास ऑप्सोनाइजेशन है। ऑप्सोनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ एंटीजन। ठीक है, ये प्रोसेस होता है कि हम लोग क्या करें, उस फॉरेन सब्सटेंस को या ऐसा सब्सटेंस जो कि बॉडी के लिए डैमेजिंग है, एंटीबॉडी उसको कोट कर लेते हैं। एट दैट इज अ फिनोमेना ऑफ फ्लैगिंग। ठीक है, एक फ्लैग लगा दिया जाता है, उसको कोट कर दिया जाता है कि ये बॉडी के लिए नुकसानदेह है। सो इन दैट इंस्टांस, उन केसेस में, उन सर्कमस्टेंसेस में होता क्या है कि बॉडी के जो फेगोसाइट्स हैं, जो किलिंग सेल्स हैं, बॉडी को बचाने वाले सेल्स हैं, वो उसको रिकग्नाइज इजिली कर लेते हैं। सो फ्लैगिंग का या फिर कोटिंग का प्रोसेस बेसिकली फॉर द सेल है। ठीक है, हमारे बॉडी के जो सेल हैं, बॉडी को ठीक रखने वाले, उनकी रिकग्निशन के लिए है, उनकी जो रिकग्निशन का फिनोमेना है उसको ज्यादा अच्छा बनाने के लिए है, उनको ये असिस्ट करने के लिए है क्या? ऑप्सोनाइजेशन का प्रोसेस। देन आता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन या कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में क्या होता है कि जिस एंटीजन के साथ एंटीबॉडी बाइंड हो रही होती है, तो उस एंटीजन को रिकग्नाइज करना हमारे बॉडी का जो 20 प्रोटीन का एक सिस्टम है, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहते हैं, उसके लिए वो काफी ज्यादा आसान होता है। जब एक एंटीजन के साथ एक एंटीबॉडी बाइंड हुई होती है, तो उसमें ऐसी चेंजेस आ जाती हैं उस एंटीबॉडी के में, तो उस एंटीबॉडी को कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इजीली डिटेक्ट कर लेता है, और वो एक्टिवेट होके उस एंटीजन को भी डिस्ट्रॉय करवाता है, और एज वेल एज अगर वो एंटीजन किसी सेल के साथ बाइंड है, तो उस सेल को भी लाइज करवा दिया जाता है, उसकी डिस्ट्रक्शन करवा दी जाती है, उसको
यहाँ फेगोसाइटोसिस की तरफ ले जाते हैं। तो ये हमारे पास रिएक्शन थे। सो इन रिएक्शन का हमारे पास हमारी ब्लड बैंकिंग में क्या काम है? सो इन रिएक्शन में से सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि हमारी ब्लड बैंकिंग में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में यूज हो रहा होता है, दैट इज एग्लूटिनेशन। हाउ दैट प्रोसेस इज बेसिकली एग्लूटिनेशन। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट हमारे पास जो रिएक्शन आ रहा है वो कौन से वाला है? एग्लूटिनेशन। व्हाई? बिकॉज द एंटीजेंस which are involved in blood transfusion, they are present on the surface of they are present on the surface of majorly रेड सरफेस। आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट्स की सरफेस के ऊपर मेजरली वो क्या होते हैं? अटैच होते हैं। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन से वाला आ रहा होता है? एग्लूटिनेशन। अब दूसरी चीज ये, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कंटेमिनेटेड ब्लड लग गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन को आपने ब्लड डोनेट किया, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया, लेकिन वो ब्लड जो था वो कंटेमिनेटेड था, या फिर जिस पर्सन से ब्लड लिया गया उसको इन्फेक्शन था, तो उसके अंदर चला गया कोई वायरस का पार्टिकल्स, उसके अंदर वायरस चले गए या बैक्टीरिया चले गए। तो अगर वायरस चले गए तो उन केसेस में क्या फिनोमेना इंपॉर्टेंट आ सकता है बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन का फिनोमेना। अभी बात की हमने। अगर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाएंगी या बॉडी के अंदर बनी पड़ी होंगी तो उन केसेस में न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट टाइम पे उसको डिटेक्ट किया जाएगा और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना दी जाएंगी। ऐसा हमेशा नहीं होता कि ऑलरेडी ही एंटीबॉडीज बनी पड़ी हो। एंटीबॉडीज को फर्स्ट टाइम पे चाहिए होता है अपना ट्रिगर, अपना एंटीजन बनने के लिए। ब्लड बैंकिंग के बारे में अब बात करते हैं रिएक्शंस को लेके। ब्लड बैंकिंग बेसिकली हमारे पास काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें हमारे पास इसका ब्लड की कलेक्शन है, उसका हम फर्दर टेस्टिंग करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग करके उसकी, और उसका एज अ होल ब्लड भी हम उसको स्टोर कर सकते हैं, और एज वेल एज वी कैन स्टोर इट एज अ कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड्स, ठीक है। ब्लड के कंपोनेंट के तौर पे भी उसको आप स्टोर कर सकते हैं। दैट वो जैसे जैसे उसका यूटिलाइजेशन मैंडेटरी है, चाहिए, उसको उस तरह से क्या किया जाएगा, उस तरीके से उसको आगे ट्रांसफ्यूज कर दिया जाएगा। सो हमारे पास किस किस केसेस में रिक्वायर्ड हो सकता है? पेशेंट को हो सकता है किसी ट्रोमा में हो, या सर्जरी की वजह से, या पर्सन को एनीमिया है, या किसी भी तरह की मेडिकल कंडीशन है जिसमें होल ब्लड भी रिक्वायर्ड हो सकता है, या फिर ब्लड के फर्दर कंपोनेंट्स भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं। इन सब केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आ रहा होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस आ रहे होते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास एग्लूटिनेशन है। ब्लड बैंकिंग में हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी का जो फिनोमेना है वो सबसे ज्यादा सेंट्रल अपनी एक अहमियत रखता है, ठीक है। वो कैसे? एज वी नो कि एंटीजन के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी आ जाती है तो वो उसको बाइंड करेगी, ठीक है, और इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगी कि इस एंटीजन, ये कोई एंटीजन फॉरन आ गया है और इसको पकड़ के इसको डिस्ट्रॉय किया जाए। और अगर फर्स्ट टाइम पे एंटीजन हमारी बॉडी में आया तो एंटीजन एंटीबॉडी की थ्योरी के हिसाब से हमारे पास उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ली जाएगी, ठीक है। पहले हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी थ्योरी की बात करेंगे कि एंटीजन अगर आया कोई भी बॉडी में तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई जाएगी, और जो कि उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक होगी। और जब अगेन से वो एंटीजन आएगा तो उसको पकड़ के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर किया जाएगा कि इसको डिस्ट्रॉय करके खत्म करवाया जाए। सो इसकी सबसे ज्यादा हमारे पास क्या होता है, फादियत जिसके हिसाब से आ रही होती है आरबीसी के हवाले से, बिकॉज ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास आरबीसी आ रहे होते हैं। उस दिन हम लोगों ने बात कही थी कि पेशेंट को बहुत ज्यादा शिवरिंग होती है, पेशेंट को बहुत ज्यादा तेज फीवर हो जाता है। तो इन सब केसेस में बेसिकली हो क्या रहा होता है, आरबीसी टूट रहे होते हैं। और आरबीसी क्यों टूट रहे होते हैं? क्योंकि आरबीसी की एग्लूटिनेशन हो रही होती है। आरबीसी की एग्लूटिनेशन क्यों हो रही होती है? क्योंकि आरबीसी की सरफेस के ऊपर जो एंटीजन मौजूद होता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती है। जब एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन करेंगी तो आरबीसी टूट जाएंगे। आरबीसी टूट जाएंगे तो हमारे पास ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा। सो आरबीसी की सरफेस के ऊपर मौजूद जो एंटीजन्स हैं उनकी डिटेक्शन भी जो हम लोग कर रहे होते हैं वो हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के जरिए से, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के जरिए से कर रहे होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम का नाम दे रहे होते हैं।
हम लोग ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं, हम लोग ब्लड कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर रहे होते हैं फॉर द सेक ऑफ सेफ ट्रांसफ्यूजन। सो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बेसिकली जब हम लोग आउटसाइड द बॉडी करवा के देख रहे होते हैं, दैट इज पर्टिकुलरली फॉर द सेक ऑफ सेफ ट्रांसफ्यूजन। हम लोग ब्लड ग्रुप टेस्टिंग कर रहे होते हैं, हम लोग कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग कर रहे होते हैं, ये सारा कुछ कर रहे होते हैं फॉर द सेक ऑफ सेफ ट्रांसफ्यूजन। सो हम लोग जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कर रहे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये डिटेक्ट करने के लिए कर रहे होते हैं कि पेशेंट का और पर्सन का जो भी जिसका भी आपने ब्लड ग्रुप देखना है वो है कौन से वाला। ठीक है। और ब्लड ग्रुप को जब आपने चेक करना है, सो वो बेसिकली आप किस तरीके से कर रहे होते हो, वो आप एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के जरिए से ही चेक कर रहे होते हो। सो ब्लड ग्रुप्स में सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास आ रहा होता है APO ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसमें आप क्या करते हो, आप ये देखते हो कि पर्सन का जो RBC है उनकी सरफेस के ऊपर कौन से एंटीजन्स मौजूद हैं। अब उन एंटीजन के अगेंस्ट आप एंटीबॉडी लेते हो, उन एंटीबॉडी को एंटीजन के साथ जब आप मिक्स करोगे तो अगर रिएक्शन आएगा तो यू विल गेट टू नो कि इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी को आपस में बाइंड करवाया, अगर वो आपस में एग्लूटिनेट हो रहे हैं तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारे पास क्या है, कि इस पर्सन का ब्लड ग्रुप प्ला वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एंटीबॉडी यूज की, तो मैंने पर्सन के ब्लड के साथ जब उसको मिक्स किया, एंटी ए भी मैंने यूज की एक साइड पे, दूसरी साइड पे मैंने यूज की एंटी बी एंटीबॉडी, तो मेरे पास जो रिएक्शन आया वो मेरे पास किस में आया, ए वाली में। तो जहां पे मैंने ए एंटीबॉडी यूज की थी, इसका मतलब क्या होगा कि अगर ए एंटीबॉडी है, नहीं हमें खुलती होती है, तो अगर, अच्छा हम बात कर रहे थे, हम बुला देती हैं। हम अब बात कर रहे थे कि अगर एक पर्सन में हमारे पास क्या है कि ए एंटीबॉडी ली और वहां पे रिएक्शन आ गया, तो इसका मतलब यह है कि पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा, पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए एंटीबॉडी है तो एंटीबॉडी मैम बी होगा फिर। बच्चे ए एंटीबॉडी ए एंटीजन के साथ बाइंड नहीं करेगी। ए एंटीबॉडी है तो वो ए एंटीजन के साथ बाइंड करेगी, इसका मतलब यह है कि पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होगा। तो यानी कि हम लोग इसको ब्लड ग्रुप को चेक करने के लिए भी यूज करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को। एज वेल एज अगर हम लोग यूज करें एंटी डी एंटीबॉडी, तो वो किसके साथ अग्लूटिनेट करेगी, वो किसके साथ रिएक्शन करेगी, जिसके अंदर मौजूद है डी एंटीजन। ठीक है। जब वो डी एंटीजन के साथ बाइंड करेगी तो इसका मतलब ये होगा कि पर्सन के अंदर जो एंटीजन मौजूद है वो है डी एंटीजन, और वो पॉजिटिव होगा। तो यानी कि हम लोग RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को भी इसके जरिए से डिटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग उसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को इसके जरिए से डिटेक्ट करेंगे। और अगर एक पर्सन, अब हमें इसकी इफादियत किस तरह से, हम लोग ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से बच रहेंगे। ठीक है। हम लोग अगर ब्लड ग्रुपिंग सही कर रहे हैं, एग्लूटिनेशन रिएक्शन सही हो रहे हैं, तो आपका कंपैटिबिलिटी जो है वो पर्सन की बिल्कुल सही आएगी। जब उसका कंपैटिबिलिटी हो गई तो इसका मतलब ये है कि आप सेफ ट्रांसफ्यूजन कर सकते हो, क्या आप सेफ ट्रांसफ्यूजन कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप देखो तो हमारे पास हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न की हम लोगों ने कुछ दिन पहले बात की थी, तो उसमें क्या होता है कि मदर RH नेगेटिव है और बेबी जो है वो RH पॉजिटिव है। तो उन केसेस में क्या हो सकता है कि मदर जो RH नेगेटिव है उसके अंदर एंटी डी एंटीबॉडी बन सकती है, अगर वो एक्सपोज हो जाए टू डी एंटीजन। तो वो एंटीबॉडी क्या करेगी, वो फीटस के अंदर जाएगी, उसके सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगी और उसमें क्या हो जाएगा, हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न हो जाएगी। ठीक है। उसमें हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न हो जाएगी, और ये भी बेसिकली एग्लूटिनेशन रिएक्शन की वजह से होती है। एज वेल एज जो हम लोग क्रॉस मैचिंग कर रहे होते हैं, जो कि सेफ ट्रांसफ्यूजन या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले कर रहे होते हैं, क्रॉस मैचिंग फॉर द पर्पस ऑफ सेफ ट्रांसफ्यूजन। सो उसके लिए भी हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस को ही यूज कर रहे होते हैं, मेजरली हम लोग एग्लूटिनेशन की यूज कर रहे होते हैं, कि हमारे पास कोई ऐसा एंटीजन या कोई ऐसी एंटीबॉडी तो नहीं मौजूद डोनर्स में या रेसिपिएंट में जो कि दूसरे पर्सन के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दे।
ठीक है, जो कि दूसरे पर्सन के सेल को डिस्ट्रॉय कर दे। जब वो उसको डिस्ट्रॉय करेगी तो उन केस में क्या हो सकता है कि हमारे पास इनकम्पैटिबिलिटी आएगी, और अगर वो ब्लड दूसरे पर्सन को लग जाएगा तो इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। और वो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो भी बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से रहा होता है, एग्लूटिनेशन की वजह से रिएक्शन हो रहा होता है। सो हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की हम लोगों ने अभी अभी बात कर ली कि अगर इन केस हमारे पास एंटीजन और एंटीबॉडी किसी वजह से आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, गलत ट्रांसफ्यूजन की वजह से, या आपने ब्लड ग्रुप सिस्टम जब आपने उसका डिटेक्ट किया, कंपैटिबिलिटी टेस्ट किया, तो उन केसेस में अगर आपके कोई किस किस्म की गलती हो गई, या आपके रीजन सही नहीं थे, आपके एंटीबॉडीज ठीक नहीं थी, तो उन केसेस में भी क्या हो सकता है कि ये हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकते हैं, अगर आपके पास एग्लूटिनेशन का रिएक्शन ओके ना आए तो। सो हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस का बिल्कुल एक्यूरेट ऑप्टिमम होना भी लाजमी है। और ब्लड बैंकिंग की इंपॉर्टेंस ऑब्वियसली आपको पता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो है वो एसेंशियल है। अगर आप सेफ ट्रांसफ्यूजन नहीं कर रहे तो इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग फॉर द पर्सन, इट कैन बी लाइफ सेविंग एंड इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। दोनों केसेस की तरफ आप लेके जा सकते हो। और सबसे ज्यादा मेजर जो बेसिस है इन सब में, जो रिएक्शन बेसिकली आ रहे होते हैं, वो एंटीजन का एंटीबॉडी के साथ बाइंड करने की वजह से होता है। ठीक है, वो एंटीजन का एंटीबॉडी के साथ बाइंड करने की वजह से होता है। इज दैट क्लियर? आज के लेक्चर में किसी का कोई सवाल हो? मैम ये आरएच वाला जो है, ये कल एक हमारा एमसीक्यूज भी था, तो आरएच नेगेटिव बच्चे वो मदर व्हेन एमसीक्यू कंसीव्स। का आंसर गलत टिक हुआ था। मदर जी आरएच ठीक है। नेगेटिव होती है, और जो बेबी होता है ना, फीटस होता है, वो आरएच पॉजिटिव होता है। ठीक है। एनीवन एल्स कुछ और? उसके बारे में हम लोग इंशाल्लाह जिस दिन हम लोग बात करेंगे ना, अपने अब्दुल्ला बच्चे अपने टेस्ट की डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह इस वीकेंड पे, तो हम लोग उसके साथ उससे भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके साथ हम लोग कुछ और चीजें भी डिस्कस करेंगे। हम ये बॉडी टाइट्स होते हैं, बॉडी टाइट ऐसे होता है। एनीवन किसी का कोई सवाल हो? नहीं है? कोई है यहाँ पे? सबको समझ आ गई है? यस मैम। यस मैम। अभी तक जितना हम लोग स्टार्ट से लेके अब तक पढ़ते आ चुके हैं, किसी को कोई सवाल हो या कुछ मसला हो? चलिए ठीक है बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज।